देखिए, चैप्टर 10 हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 का नाम क्या है? ऑडिट एंड ऑडिटर्स। और कितने सेक्शन कवर करता है? सेक्शन नंबर 139 टू 148। साथ में बोलना, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? ऑडिट एंड ऑडिटर्स। और कितने सेक्शन कवर करता है? 139 टू 148। सो सबसे पहले चलते हैं हम सेक्शन नंबर 139 पे। 139 सेक्शन क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरह से होना चाहिए? स्टार्टिंग फेज में हम चलेंगे, हु कैन बी एन ऑडिटर, कि ऑडिटर कौन बन सकता है। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई फर्म भी हो सकती है, और फर्म के अंदर एलएलपी भी इंक्लूड होती है। टेन्योर क्या रहेगा? टेन्योर सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्या टेन्योर रहेगा। फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम और द एजीएम इन विच अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। अगर वो पहली एजीएम पर अपॉइंट हुआ है या जिस भी एजीएम पर वो अपॉइंट हुआ है, उसकी नेक्स्ट सिक्स्थ एजीएम तक वो अपॉइंटेड रहेगा, उसके बाद वो रिजाइन कर जाएगा। मैनर एंड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर हमें ऑडिटर को सिलेक्ट करना है और अपॉइंट करना है, तो अपॉइंट करने की और सिलेक्ट करने की मैनर क्या रहेगी? उसमें दो केसेस आते हैं सर। पहला केस इसमें क्या आता है कि कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी है या कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी नहीं है। नॉट हैविंग और हैविंग ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी है तो कैसे वो करेंगे? ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी है तो कैसे करेंगे? हु विल बी रिस्पांसिबल टू कंसीडर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर। मतलब ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का एक्सपीरियंस, ऑडिटर के ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है, वो कौन करेगा? ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी करेगी। ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन करेगा? ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। अब अगर ऑडिट कमेटी हुई, अगर ऑडिट कमेटी हुई तो बीओडी, नॉट बीओडी, अगर ऑडिट कमेटी हुई तो ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा? सबसे पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी ऑडिटर का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब नाम रिकमेंड किया गया तो दो केसेस उसमें आते हैं। पहला केस बीओडी एग्री करते हैं, दूसरा केस बीओडी एग्री नहीं करते हैं। पहला केस हम कर लेते हैं कि बीओडी एग्री कर रहे हैं उस बात से, तो वो फर्दर नाम रिकमेंड किसको कर देंगे? मेंबर्स इन द एजीएम, और एजीएम में बैठ के अप्रूव कर देंगे। पर अगर वो एग्री नहीं कर रहे, क्या बोला मैंने? अगर वो एग्री नहीं कर रहे तो रेफर बैक करेंगे वो मैटर किसको? ऑडिट कमेटी को, फॉर द रिकंसीडरेशन। दोबारा सोचने के लिए कि हम उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, आप लोग दोबारा सोचो और हमें एक नया ऑडिटर का नाम दीजिए। डन है इतना? उसके बाद कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो ऑडिट कमेटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? पहले कंपनी बोलिए, लिस्टेड कंपनी। एंड सेकंड कौन? पब्लिक कंपनी। कौन सी पब्लिक कंपनी? जिसकी पीएससी 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, एंड बोरोइंग एक्सीडिंग 50 करोड़ हो। तो उन कंपनीज को, इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो उन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी मैंडेटरी होती है। और अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई लगातार 3 साल तक, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन लगातार 3 साल तक पूरी नहीं हुई, तो फोर्थ ईयर पे हमें ऑडिट कमेटी बनाने की नीड नहीं है, चाहे पिछले साल में कोई भी कंडीशन पूरी क्यों ना हो रही हो। जैसे बोरोइंग है, बोरोइंग पहले साल भी 50 से नीचे था, दूसरे साल भी नीचे, तीसरे साल भी नीचे, तो फोर्थ ईयर बेशक से पीएससी और टर्नओवर एक्सीड कर रही हो, बट ऑडिट कमेटी बनाने की नीड मुझे फिर भी नहीं है। फिर कंसेंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर। जब भी ऑडिटर हम अपॉइंट करते हैं तो उससे पहले हमें उससे लेना पड़ता है कंसेंट लेटर और एक, बोलिए, सर्टिफिकेट। कंसेंट लेटर में क्या होता है कि मैं अपनी इच्छा से इस कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता हूं। बिफोर अपॉइंटमेंट रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट शैल बी obtained that individual is not disqualified. Proposed term will be as per term. Proposed appointment is as per the limits and list of proceedings against the auditor, कि कितनी प्रोसीडिंग्स चल रही है, एज पर टर्म्स है, एज पर लिमिट है, वो सारी चीजें उसको डिस्क्लोज यहां पर करनी पड़ेगी। नोटिस टू रजिस्ट्रार, अगर एक बार अपॉइंट हो गया तो एडीटी 1 कितने दिन में फाइल करना था? 30 डेज, है ना? 15 डेज किसको फाइल करना है? आरओसी को। कौन से फॉर्म में? कितने दिन में? किस केस में? अपॉइंटमेंट के केस में। ओके, सॉरी, नहीं, एडीटी 1, हाँ एडीटी 1 फाइल करेंगे, सारा कुछ उसमें डाल के अटैच करके फिर हम भेजेंगे आरओसी को। उसके बाद टर्म ऑफ ऑडिटर। टर्म ऑफ ऑडिटर मैंने आपको बताया था, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो उनके ऊपर टर्म अप्लाई होगी। टर्म कितनी अप्लाई होगी? इंडिविजुअल है तो 5 साल की एक टर्म, और अगर फर्म है तो 5 5 साल की 2 टर्म। और फिर उसके बाद दोनों का क्या स्टार्ट हो जाएगा? कूलिंग पीरियड, और अगले 5 साल तक उसी फर्म में वो अपॉइंट
नहीं हो सकती। बट ऐसी कौन सी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनके ऊपर टर्म अप्लाई होती है? पहला, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड तो है ही है, उसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक जिसकी पीएससी 10 करोड़ या ज्यादा हो, प्राइवेट कंपनी जिसकी पीएससी 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, कोई भी और कंपनी जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। लिमिट याद रहेंगे ना? प्राइवेट 50 करोड़ की पीएससी, अनलिस्टेड पब्लिक 10 करोड़, और हमारा बोरोइंग किसी भी कंपनी की 50 करोड़। शैल आई मूव? उसके बाद उनके ऊपर टर्म अप्लाई होगी कि इनके ऑडिटर को एक टर्म के बाद एक्सपायर रिजाइन करना पड़ेगा। आई मीन टू से दैट। ओके। उसके बाद पावर ऑफ मेंबर टू रोटेट एंड मैनर ऑफ रोटेशन। अब कौन मेंबर कब रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? इधर बीओडी और ऑडिट कमिटी ऑफ पावर टू रोटेट। अब आया था अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कल मैंने आपको बहुत ही प्यारा सा ग्राफ बनवाया था, इसको दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑडिटर के केस में फर्स्ट ऑडिटर कौन सा महक? इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, एंड सेकंड इन केस ऑफ अदर कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सी एंड एजी विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। साथ में बोलना सब। अगर नहीं कर पाया तो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अब बीओडी भी नहीं कर पाया तो मेंबर्स को बोलेगा, और मेंबर 90 डेज में फिर वो, सॉरी 60 डेज में ईजीएम में अपॉइंट करेंगे। और ये कैजुअल ऑडिटर की, नॉट कैजुअल, जो फर्स्ट ऑडिटर है उसके जो अपॉइंटमेंट है वो कौन सी टर्म तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक। याद रहेगा? उसके बाद अगर वो, हाँ 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 हो सकता है, फिर फर्स्ट ऑडिटर अदर ने गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या होगा? बीओडी करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। बीओडी नहीं कर रहे तो मेंबर करेंगे 90 दिन के अंदर अंदर, जब बोर्ड उसको बताएगा वहां से 90 डेज। बट अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है और गवर्नमेंट कंपनी है, कुछ नहीं है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कौन अपॉइंट करेगा? सी एंड एजी, और नेक्स्ट एजीएम तक वो अपॉइंट करके रहेगा। और अगर अदर कंपनीज है तो एजीएम में अपॉइंट रखेगा, और अगले छठी एजीएम तक, अगली 6th एजीएम तक उसकी होल्डिंग पीरियड रहेगा। हो जाएगा? सॉरी, ये वाला, इसमें ये तो प्रभुति कि अगर मान लो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है और गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो अपॉइंट कौन करता है हमेशा गवर्नमेंट कंपनी में? ये तो हटा दो। अब अगर गवर्नमेंट है और पहला केस है तो 30 दिन में, 60 दिन में, 60 दिन था ना, 60 डेज था, हाँ 60 डेज था। और अगर अदर ऑडिटर है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, तो विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके 180 दिन के अंदर अंदर मुझे एक नया ऑडिटर इस अगले साल के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी के केस में हर साल चेंज होता है, समझे? टर्म उसमें अगली एजीएम तक ही रहती है बस। आगे चलो। और गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें कम से कम 51% शेयर या तो सीजी ने या एसजी ने या दोनों ने मिलके होल्ड कर रखा, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। आज घर छोड़ के आया क्या आपने, या साथ में लेके आया? गुड, तो बोल पड़ो फिर साथ में। उसके बाद कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है कि अगर ऑडिटर मिड ऑफ द टर्म छोड़ के चला जाए तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। अब इसमें दो केस आते हैं, या तो अगर हमारी गवर्नमेंट कंपनी है या दूसरा हमारा अदर कंपनी है। अदर कंपनी का केस है तो कैजुअल वैकेंसी कौन फाइल करेगा? बीओडी। और अगर वो कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से राइज हुई है, क्या बोला मैंने? रेजिग्नेशन की वजह से राइज हुई है, तो उसको हमें जनरल मीटिंग में अप्रूव भी करवाना पड़ेगा, जो कंडक्ट होगी विद इन 3 मंथ ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। मतलब जब बोर्ड ने रिकमेंड किया कि महक की जगह पे कोमल अब बनेगी ऑडिटर, तो इसको हमें ईजीएम बुला के 3 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। और कैजुअल ऑडिटर अगली एजीएम तक, जो अपकमिंग एजीएम होती है वहां तक होल्ड करके रखता है, समझे? जो कैजुअल ऑडिटर होता है, जैसे मिड ऑफ द ईयर अपॉइंट हुआ तो उसकी जो एजीएम अगली होनी है ना वहां तक अपॉइंट करके रखेगा, उस एजीएम में एक नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, उसी को री अपॉइंट किया जाएगा। हाँ जी, जिसमें अप्रूव किया जाएगा कैजुअल ऑडिटर को, समझे? अगर ऐसी कोई कंपनी जिसके अकाउंट सीएजी ऑडिट करता है, मतलब कौन सी कंपनी होती है वो? नन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। वो उस पर सीएजी फाइल करेगा, सीएजी फिल करेगा वैकेंसी। सीएजी अगर नहीं फिल कर पाया तो कौन फिल करेगा?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द नेक्स्ट 30 डेज। आगे चलो। देन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, जैसे इन्होंने सुरेश ने मुझसे पूछा था, क्या सर वही ऑडिटर दोबारा अपॉइंट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, मतलब एक बार तो वो रिटायर हो जाएगा बट वो रीअपॉइंट हो सकता है। बट अगर उसकी अनविलिंगनेस हो तो क्या होगा? मतलब वो चाह ही नहीं रहा कि मुझे दोबारा से अपॉइंट किया जाए, तो नहीं अपॉइंट होगा। अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो गया तो भी नहीं किया जाएगा। या फिर एसआर पास हो गया कि इस ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तो उसको दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फिर है तुम्हारा सबसे बेहतरीन सेक्शन 140। तीन चीजों में वो डील करता है, रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। क्या बोला इसने? वन बाय वन हम पढ़ते हैं सबसे पहले। हम्म नहीं, ऐसा कुछ टर्म प्रिस्क्राइब नहीं है सुरेश, उसमें ये बात है कि मेंबर्स ने हमें ये बोला है कि ये ऑडिटर दोबारा अपॉइंट नहीं होना चाहिए, बस। होएगा ही नहीं जब तक मेंबर्स एग्री नहीं करेंगे उस बात पे। उसी को तो बोलते हैं स्पेशल नोटिस। अब सुनिए ध्यान से, रिमूवल का केस है। रिमूवल कौन कर रहे हैं यहाँ पर? बीओडी करे। सामने ध्यान दो सिर्फ, कल मैंने आपको एक प्रोसेस लिखवाई थी। सबसे पहले पास करेंगे वो बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन। कौन से फॉर्म में? एडीटी 2 या 3, 2 या 3, 2, एडीटी 2 में। देख लो, 3 तो नहीं है, 2 रेजिग्नेशन का है, आई थिंक सो। 3 एप्लीकेशन का है, 2 है। ओके ठीक है, एडीटी 2। एंड सीजी कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करेगी उसको? 60 डेज में। और ऑर्डर किसको पास करेगी? कंपनी को। ओके। और कंपनी फिर क्या होल्ड करेगी? अपनी जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग में वो ऑडिटर रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसा ही था, कुछ अलग तो नहीं लिखवा दिया मैंने? एसआर पास करना पड़ेगा, समझे? 82, यस। समझे? आगे चलो। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है दैट इज रेजिग्नेशन। बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है। रेजिग्नेशन का केस अगर गवर्नमेंट कंपनीज का है या फिर अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज का केस है, क्या बोला मैंने? या तो गवर्नमेंट का है या फिर अदर देन गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का केस है तो विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन एडीटी 3 फाइल हमें करना है। किसको? सीएजी को, आरओसी को और कंपनी को। ये कौन सा केस है? अगर गवर्नमेंट कंपनी है। और गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो एडीटी 3 फाइल करना है हमें। किसको? आरओसी को एंड कंपनी को, दोनों को। ओके। कौन सा फॉर्म नंबर? कितने दिन में? 30 डेज में। अगर नहीं फाइल किया, मतलब एडीटी 3 फाइल नहीं किया, तो पेनल्टी कितनी? 50,000 रुपए और रेमुनेशन विच एवरेज लेस प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। हो जाएगा। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग, अगर मुझे जो ऑडिटर रिटायर हुआ है उसके अलावा किसी और को अपॉइंट करना है तो क्या प्रोसेस मुझे फॉलो करनी पड़ेगी? 101% स्टडी मटेरियल बेस है। अगर आप लोग सिंक्रोनाइज करोगे तो एक एक वर्ड मैच हो जाएगा, समझे? लाइन वाइज चलना, बस जैसे चला हुआ है। देखो, सबसे पहली बात है, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला देखो, क्या बात है यहाँ पे। यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं, यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्हें स्पेशल नोटिस दिया है। किसको स्पेशल नोटिस दिया है? कंपनी को। किसको दिया है? कंपनी को, कि जाने वाला ऑडिटर दोबारा अपॉइंट नहीं होना चाहिए। और वही स्पेशल नोटिस कंपनी किसको सेंड करेगी? ऑडिटर को। क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहे हो तो आप हमें बता दीजिए। ऑडिटर अपनी रिप्रेजेंटेशन लेटर किसको देगा? कंपनी को देगा, कि उन्होंने जो मेरे पर ऑब्लिगेशन एलिगेशंस लगाए हैं वो सही है या गलत है। अब कंपनी उस रिप्रेजेंटेशन लेटर को जो ऑडिटर से आई है वो हर मेंबर को सेंड आउट करेगी। मतलब जब हम मीटिंग का नोटिस भेजेंगे हटवाने के लिए तो उसके साथ साथ उसका रिप्रेजेंटेशन लेटर भी जाएगा। अगर लेटर नहीं भेजा तो हमें एजीएम में रीड अलाउड करना पड़ेगा और साथ में ही आरओसी को भी भेजना पड़ेगा। डन है? पूरी प्रोसेस हो गई? यार सुनो, ध्यान से सुनना भी। देखो, पहली प्रोसेस क्या हुई? स्पेशल नोटिस किसने किसको भेजा? मेंबर ने कंपनी को भेजा। कंपनी ने वो नोटिस सेम किसको भेजा? मेंबर ऑडिटर को भेजा।
ऑडिटर अपनी सफाई में क्या देगा कंपनी को? रिप्रेजेंटेशन लेटर। रिप्रेजेंटेशन लेटर कंपनी को मिल गया, वो मेंबर को भेजेगी, या फिर मेंबर को नहीं भेजे तो रीड अलाउड मीटिंग में बैठ के करेगी और आरओसी को भी सेंड करेगी। बट अगर ऐसा संगीन अपराध है कि उसको लग रहा है कि इसकी सफाई तो हमें सुनानी भी नहीं चाहिए, तो एनसीएलटी 1 में ट्रिब्यूनल के अप्लाई करके वो इस चीज की रिलीफ ले सकती है कि हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन ना तो किसी को भेजनी है, ना हम सुनेंगे, ना रीड अलाउड करेंगे। सो उसको रीड आउट करने की नीड नहीं है। क्लियर है सुरेश? आपका डाउट सही है, सी नॉलेज हो गया सारा। अब ऑडिटर एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर और अबेटेड और कल्यूड इन एनी फ्रॉड। अगर ऑडिटर फ्रॉडलेंट मैनर में इंडल्ज है या फिर कल्यूड है किसी और के साथ फ्रॉड में है, किसी को प्रवोक करे, पता है क्या तो अबेट और कल्यूड? किसी को प्रवोक करना कि अब तू फ्रॉड कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं संभाल लूंगा सारे कंसेप्ट, तो फ्रॉड पे ध्यान दे बस, बाकी मैं संभाल लूंगा, ऐसा। सो अगर ट्राइब्यूनल को शू मोटो खुद ही लगता है कि ये ऑडिटर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या फिर सीजी ने एप्लीकेशन दी एनसीएलटी 9 में, किसको दी है? एनसीएलटी को। ट्राइब्यूनल की एप्लीकेशन दी है किसने? किस फॉर्म में दी है? एनसीएलटी 9 में दी है, या फिर किसी और पर्सन ने दी है, और ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है, ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑडिटर फ्रॉडलेंट मैनर में इंडल्ज है, तो ट्राइब्यूनल डायरेक्ट कर सकता है कि इस ऑडिटर को चेंज अभी के अभी कीजिए, और डायरेक्शन किसको देगा? कंपनी को देगा। उसके बाद अगर एप्लीकेशन, सामने ध्यान दीजिए प्लीज, अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है तो ट्राइब्यूनल को ऑर्डर 15 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, बस। ओके। और सीजी ही नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा। अब जो ऑडिटर गिल्टी है, जैसे देख रहे हैं ना आपको ऑडिटर, कोई ऑडिटर हमारा गिल्टी है तो वो अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता, और 447 के लिए भी वो लाइबल रहेगा। डन एवरीबॉडी? यहीं से करवा दूं? हो रहा है सही से? आगे देखो सेक्शन नंबर 141, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब सबसे पहले ये बोला कि ऑडिटर कौन बन सकता है, एलिजिबल कौन है? सीए इन प्रैक्टिस या फिर फर्म। फर्म कौन? जिसमें मेजोरिटी ऑफ पार्टनर क्या हो? प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, मतलब सीए इन प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, और वो इंडिया में प्रैक्टिस करते हो। साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है? फर्म और एलएलपी में उस पार्टनर के पास है जो सिर्फ सीए हो। सर ये क्या, किसी सीए फर्म में कोई और पार्टनर भी हो सकता है? आईसीए ने एक अलग से प्रैक्टिस दी हुई है जिसको हम बोलते हैं, हाँ तो ऐसे कर रहे थे जैसे पता हो, क्या बोलते हैं प्रभुति? एमडीपी। क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस, एमडीपी। इसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोफेशंस मिलके एक फर्म कैरी आउट कर, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, लॉयर्स हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, मिलके कर सकते हैं। तो अगर वो एलएलपी है या वो फर्म है, उनमें सिर्फ कौन से पार्टनर साइन कर सकते हैं? जो सिर्फ सीए होंगे। डिस्क्वालिफिकेशन यहां से करना, बुक में थोड़ा सा ओवर एंड अबव दी हुई है, बट ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वाली कर ले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती कभी भी, सीए फर्म कभी प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकती, बट एलएलपी हो सकती है। कोई कंपनी का इंप्लॉई या ऑफिसर है, क्या बोला मैंने? कोई कंपनी का ऑफिसर या इंप्लॉई है तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। कोई पर्सन जो पार्टनर है या इंप्लॉयमेंट में है, या कंपनी का कोई ऑफिसर है, वो भी नहीं बन सकता। या फिर जिस पर्सन ने कंपनी में कोई भी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। सर ऐसा? तो 1 लाख रुपए क्या था फिर? वो किसका था? रिलेटिव का। बट रिलेटिव कितने होल्ड कर सकता है? 1 लाख रुपीज। सुमित अब एक बात बता, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? वेरी गुड, फेस वैल्यू। 1 लाख रुपए तक होल्ड कर सकते, जैसे 1 लाख 1 रुपया हुआ वैसे ही वो क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाइड। आई एम सॉरी, अरे रुक तो जाए एक बार, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, समझे? और 6 महीने का नहीं है वो, आई थिंक 60 दिन का टाइम है, 60 डेज का है वो, समझे? तो यहाँ पर क्या बात है कि वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा अगर 1 लाख से ऊपर हो गया तो, बट उसको बफर टाइम कितना दिया जाएगा? 60 डेज का। मतलब जब भी उसके पास डिस्क्वालिफिकेशन आई, क्या बोला मैंने, जब भी डिस्क्वालिफिकेशन आई तो 60 डेज के अंदर अंदर उसको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब 60 दिन के अंदर अंदर तो वो वहां से वैकेट कर दे, चला जाए उस फर्म से, या फिर जिसने शेयर्स लिए रिलेटिव उसको ये बोले कि अपने शेयर्स आप डाइवेस्ट कर दीजिए। समझ आ गया? फिर उसके बाद, या फिर वो कंपनी का बोरोवर है, क्या है? बोरोवर, और कितने पैसे देने हैं कंपनी को? 5 लाख रुपए से ज्यादा देने हैं। कितने? 5 लाख रुपए से
ज्यादा देने हैं, या फिर उसने कंपनी को किसी और के बिहाफ पे गारंटी दे रखी है 1 लाख रुपए से ज्यादा की। रिलेटिव के शेयर, अच्छा कुछ सुनो, एक रिवीजन करवाता हूं मैं आपको, सुनिए ध्यान से, सामने देखो जल्दी से। अगर शेयर का केस है, हिमसेल्फ कितने कर सकते हैं, 0, रिलेटिव 1 लाख, और लोन कितना, 5 लाख, और गारंटी कितनी दे सकते हैं, अप टू 1 लाख रुपए की। और कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर नहीं कर सकता। अगर वो आर्म लेंथ प्राइस पर है तो ठीक है, अगर आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं है और बिजनेस रिलेशनशिप है तो वहां पर भी वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड। बोलिए, सिर्फ शेयर वाले पे, और किसी पे नहीं है वो, ठीक है, सिर्फ शेयर वाले पे। आगे चलो, उसके बाद देखिए, उसके बाद या उसका कोई उसी कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। बट अगर वो बिजनेस रिलेशनशिप आईसीआई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है और आर्म लेंथ प्राइस पर, तो अलाउड माना जाएगा, अदरवाइज वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं होगा। हो जाएगा, या फिर वो या उसका कोई रिलेटिव डायरेक्टर कंपनी में इंप्लॉयमेंट में है या फिर रिलेटिव है, वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। डन एवरीबॉडी, बोलिए। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तसल्ली से मन लगा के सुनना। ऐसा कोई पर्सन, सामने देखिए सिर्फ, मैं बोर्ड पे ध्यान दे रहा हूं, अगर ऐसा कोई पर्सन जिसने एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 20 कंपनीज की ऑडिट होल्ड कर रखी है, 20 कंपनी की ऑडिट होल्ड कर रखी है, तो वो 20 से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड। बट इन 20 कंपनी में कौन कौन सी कंपनी इंक्लूड नहीं होती, स्मॉल, ओपीसी, डोरमेंट, प्राइवेट कंपनी जिसकी पीएससी 100 करोड़ से कम हो, लेस देन 100 करोड़ हो, समझे। ये कंपनीज 20 की कंपनी में नहीं आएंगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, लेट्स से यहाँ पे कौन है, कोमल है, कोमल एक ऑडिटर बनना चाह रही है। कोमल ने 15 पब्लिक कंपनी की होल्ड कर रखी है, इसके पास प्रपोजल कितना आ रहा है, 6 तो प्राइवेट कंपनी है जिसकी पीएससी 100 करोड़ से ज्यादा है, 8 प्राइवेट कंपनी जिसकी 100 या 100 से नीचे हैं, ओके, और 10 ओपीसी का ऑफर आ रहा है इसके पास, वो कितने एक्सेप्ट कर सकती हैं, सारी कर सकती हैं या फिर एक नहीं कर सकती, इसमें 6 में से कितनी कर सकती है, 5 कर सकती है, टोटल लिमिट होगी ना, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई। बट ये तो एक्सेप्शन में है, ये तो कितनी भी होल्ड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, मार्केट इंपोर्टेंट, बिल्कुल, जब तक ये 3 कैटेगरी ना हो ना तुषार, ओपीसी, स्मॉल, प्राइवेट जिसकी पीएससी, तब तक इंक्लूड होंगी उसमें। फिर वो कन्विक्टेड हो, कन्विक्टेड मतलब क्या होता है सुमित, सुमित, व्हाट डू मीन बाय कन्विक्टेड, अपराधी जो आप हो, ना पढ़ने की, जो टेस्ट भी हो चुका है आपका इस चैप्टर का अभी 10 दिन पहले। कन्विक्टेड चैप्टर वाइज टेस्ट कितनी बार होते हैं, एक बार या 2 बार, एक ही बार होते हैं। चलो कोई बात नहीं, कन्विक्टेड क्या होता है, अपराधी। मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपराधी है और उसको अपराध से मुक्त हुए 10 साल अभी नहीं हुए हैं, a person who has been convicted by the court of an offense involving fraud or a period of 10 years had not lapsed from the date of such conviction, जब उसको कन्विक्शन हुई थी, जब वो दोषी करार हुआ था, उसके 10 साल अभी एक्सपायर नहीं हुए, तो वो क्या रहेगा 10 साल तक, और 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड। तो फिर ऐसा कोई पर्सन जो 144 की सर्विसेज दे रहा है वो भी क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड। मतलब जो ऑडिटर हैं वो 144 की कोई भी सर्विसेज नहीं दे सकता। अब सर 144 है क्या, वो आएगा अगले सेक्शन में। वैकेशन ऑफ ऑफिस, वैकेशन का देखो ये क्या कर रहा है,
टाटा बाय बाय कर रहा है वो, कि मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ। वैकेशन का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर वाली कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है तो उसको वैकेट करना पड़ेगा, और जो वैकेट करने के बाद वैकेंसी आएगी उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। और अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो कौन फाइल करेगा, सीएजी। नहीं कर पाया तो बीओडी, कितने दिन में, 30 दिन में। बट अगर वो अदर देन गवर्नमेंट का केस है तो कौन फाइल करेगा, कंपनी फाइल करेगी। हाँ मतलब बीओडी फाइल करें, आई मीन टू से। और अगर वो रेजिग्नेशन की वजह से है, और ये रेजिग्नेशन है या नहीं है, यस दिस इज रेजिग्नेशन, तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर जीएम ईजीएम में अप्रूव भी करवाना पड़ेगा। बस आगे चलें। बड़ा ही प्यारा सा सेक्शन आ रहा है, छोटू सा, इतना बढ़िया सेक्शन है ये। सेक्शन 142। सेक्शन का नाम क्या है, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। स्टेटमेंट से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं ना सही से, एक एक वर्ड, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। अब हु विल फिक्स, कौन फिक्स करेगा, अगर पहला ऑडिटर है तो बोर्ड, अगर सब्सिक्वेंट है तो एजीएम, सब्सिक्वेंट है तो एजीएम में, और फर्स्ट है तो बोर्ड। और क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, रेमुनरेशन में फीस, एक्सपेंसेस, रेमुनरेशन फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, क्या नहीं आता, कोई और सर्विस चार्ज, मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज ली है तो उसका चार्ज कभी भी इसके अंदर नहीं आता। कोई एग्जांपल देगा, बताइए, अदर सर्विसेज का। हाँ, ऑडिटर मान लो ऑडिट करने गया है, बट वो किसी और चीज की कंसल्टेंसी ले रहे हैं उससे, तो क्या वो कंसल्टेंसी चार्ज ले सकता है उनसे, हाँ हाँ ले सकते हैं। किसी और चीज का बोला है मैंने, किसी और चीज, किसी और फील्ड का कंसल्टेंसी ले रहे हैं वो उससे, डेफिनेटली वो ले सकते हैं, क्योंकि वो अदर फील्ड हो गया, ऑडिट का फील्ड नहीं है वो। हाँ बट वो इंटरनल और एक्सटर्नल के भी एक साथ हो ही नहीं सकते, है ना, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी तो फिर तो होगा क्या, अलग अलग हैं, ना नहीं कर सकते, नहीं। 144 ना पूरी फर्म पे अप्लाई होता है, और 144 में एक सर्विसेज ये भी है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। आगे चले, अब एक पास्ट ईयर क्वेश्चन बता दूं आपको, बताइए, सुनना चाहते हैं नहीं चाहते हो, नहीं चाहते तो रहने दो, हम तो फिर भी बताएंगे। देखो, हुआ पता है क्या था, पास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर का केस था, एजीएम हो रही थी, क्या हो रही थी, एजीएम, सब लोग बैठे थे वहां पर, बात चल रही थी ऑडिटर के रेमुनरेशन की, और उन्होंने क्या बोला, सब लोगों ने बैठ के, कि हमें तो पता नहीं, जो बीओडी चाहेंगे, क्या बोला, जो बीओडी चाहेंगे वो रेमुनरेशन उसको दे देंगे। तो क्या ये चीज सही है या गलत है, एजीएम में बैठ के उन्होंने क्या बोला, जो बोर्ड बताएंगे वो ठीक होगा, क्या ये सही है या गलत है, सही है, आप हाँ या ना बोलिए। नहीं ये है बस, हाँ या ना बता, सही है, ठीक है, क्या बोला, यस दिस इज राइट, ओके। हाउ, क्योंकि 142 में ये दिया गया है कि या तो वो अमाउंट भी बता सकते हैं या वो मैनर भी बता सकते हैं, ठीक है, और ये उन्होंने क्या बताई है, मैनर, कि पैसा कैसे पता चलेगा। आगे चलें, अब सुनो, आपकी बुक में ना भर भर के ड्यूटीज दी गई हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ड्यूटीज आप लोग यहां से कर लेना, थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर मैंने दी गई है इसमें, और पेपर में भी ये वाली लिख के आने हैं सिर्फ आपको, और ज्यादा कुछ नहीं लिख के आना जो यहाँ पे दी गई है। 143 सेक्शन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, की ऑडिटर की पावर क्या होंगी और ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होंगी। पहले क्या पढ़ लेते हैं, पावर, उसके अधिकार क्या क्या हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट लेना, नेसेसरी इंफॉर्मेशन मांगना, और जितने भी सब्सिडरी के लेजर्स हैं उनको एक्सेस करना। ड्यूटीज क्या है, 143(1) के अकॉर्डिंग कुछ मैटर्स पर इंक्वायरी करना उसकी ड्यूटीज बनती है। क्या मैटर्स, ध्यान से सुना सब लोग, क्या मैटर्स, वेदर लोन्स आर सिक्योर्ड एंड टर्म्स एंड कंडीशन नोट प्रीजुडिशियल ऑफ द कंपनी, वो चेक करेगा कि लोन्स एडवांसेस दिए हैं या नहीं दिए, और टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल तो नहीं है। ट्रांजेक्शन सिर्फ बुक एंट्री से रिफ्लेक्ट हो रही है क्या, मतलब कोई स्पोर्टिंग एविडेंस है या नहीं है।
कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, क्या उसने अपनी सारी एसेट्स परचेज प्राइस से कम में बेची है? आगे चलो, क्या लोन और एडवांसेस डिपॉजिट दिखा रखी हैं? क्या पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट में शो करे हुए हैं? या फिर क्या शेयर कैश में लौट हुए हैं और कैश मेरे को रिसीव हो गया है या नहीं हो गया है? एंड बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्ट, रेगुलर और नोट मिसलीडिंग है या नहीं है? समझे? उसमें ये था, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ठीक है, बट अदर देन इन्वेस्टमेंट है तो क्या उसने अपनी सारी एसेट्स लेस देन परचेज प्राइस पर बेची है, मतलब लॉस में बेची है? तो ये इंक्वायर करना है सिर्फ उसे। समझे? देखो पहला क्या था, बोलिए। लोन एंड गारंटी वाला पॉइंट था, दूसरा बुक एंट्रीज वाला, तीसरा डिपॉजिट्स वाला, और फोर्थ पर्सनल एक्सपेंसेस वाला, इन्वेस्टमेंट कंपनी वाला, शेयर फॉर कैश वाला। बस ये कर लेना, बहुत है। सॉरी, हाँ था तो एक और। हाँ, बैलेंस शीट नोट मिसलीडिंग होनी चाहिए। आगे चलो, और क्या ड्यूटीज बनती है उसकी? मेंबर्स को रिपोर्ट करने की ड्यूटीज बनती है। मतलब सामने देखो प्लीज एक बार, जो भी अकाउंट, जैसे भी अकाउंट उसने एग्जामिन किए हैं और जो भी ओपिनियन दिया है एफएस पर, उसको रिपोर्ट में डाल के उसको मेंबर्स को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हो जाएगा? अदर मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में और क्या क्या मैटर जाएंगे सामने देखो सिर्फ, क्या उसने क्या उसने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है? क्या उसके ओपिनियन से बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर है? अगर ब्रांच ऑफिस किसी और ने ऑडिट किया है तो ऑडिटर ने प्रॉपर डील कर लिया हो, बैलेंस शीट पी एंड एल बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करते हो, एफएस ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किए हो, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स क्या है, क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन क्या है, क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, और क्या एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए हैं, एंड वेदर क्या कंपनी ने लिटिगेशन का प्रोविजन बना रखा है, क्या लॉसेस के प्रोविजंस बना रखे हैं, कहीं कंपनी में आईईपीएफ में कोई पैसा ट्रांसफर करने में डिले तो नहीं किया है, और फिर डिविडेंड एज पर सेक्शन 123 डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है, और जो सॉफ्टवेयर कंपनी यूज कर रही है उसके अंदर ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी है या नहीं है। समझे? और क्या मैनेजमेंट को कोई पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है किसी और को इन्वेस्ट करने के लिए? मतलब मेरे को महक से पैसा मिला है कोमल की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो मुझे डिस्क्लोज प्रॉपरली करना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई और अमाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और से मिला हो और किसी और के लगाने में के लिए मिला हो। अदर देन डिस्क्लोज ऐसा नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कहां पर एप्लीकेबल नहीं होते? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कहां पर अप्लाई नहीं होते? प्राइवेट कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड साथ में ही बोरोइंग 25 करोड़ से कम है, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, इनको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाने की नीड नहीं होती है। क्लियर हो जाएगा? कोई भी 8 से 10 ड्यूटीज करे ना मिला के, और वो लिख के आने सिर्फ आपको, ठीक है? आने के चांसेस रेयर टू रेयर, कितना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आता। उसके बाद सेक्शन सबसेक्शन 9 क्या बोलते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से क्या करे, कंप्लाई करे। फिर होता है हमारा बेहतरीन सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, बोलिए जरा इसकी तारीफ में कुछ बोलो जरा, फ्रॉड रिपोर्टिंग। और आपको ये सेक्शन भी याद करना है। सेक्शन नंबर क्या है? बहुत अच्छी बात है, 143 सब सेक्शन 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग। ओके, अब देखिए, फ्रॉड रिपोर्टिंग पहले कौन सा पढ़े, मोर देन या लेस देन? लेस देन पढ़े पहले, चलो लेस देन पढ़ लेते हैं। देखिए, फ्रॉड अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज। तो जब उसको पता चला, 2 डेज के अंदर अंदर उसको ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताना है। 2 डेज के अंदर अंदर उसको ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताना है। उसके बाद पॉइंट इज दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, उसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे? नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व एंड रेमेडियल एक्शन टेकन। ये 4 चीज डिस्क्लोज करेंगे। क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे बताओ एक बार। फर्स्ट इज नेचर ऑफ फ्रॉड, सेकंड इज अमाउंट ऑफ फ्रॉड, थर्ड इज पार्टीज इन्वॉल्व,
पार्टीज इन्वॉल्व सिर्फ जब ही लिखेंगे जब रेमेडियल एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, एंड रेमेडियल एक्शन टेकन। ओके जी, यस और नो? और अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है, क्या बोला मैंने, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है, और 1 करोड़ है तो नहीं, वो भी यही वाला आएगा। वो 1 करोड़ से कम का था सिर्फ, और ये 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो क्या होगा? अगर फ्रॉड अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो ऑडिटर पहले बीओडी को बताएगा। कितने दिन में? 2 डेज के अंदर अंदर। और ये चाहेगा कि वो 45 दिन के अंदर अंदर हमें रिप्लाई दे दे। क्या चाहेगा? 45 दिन के अंदर अंदर हमें रिप्लाई दे दें। अब दो केस हो सकते हैं भाई, रिप्लाई आ गया या रिप्लाई नहीं आया। आ गया तो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में बताएंगे? ADT 4, ADT 4। ओके जी। और अगर रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया तो एक्सपायर होने के बाद, 45 डेज एक्सपायर होने के बाद 15 डेज के अंदर अंदर ADT 4 हमें फाइल करना पड़ेगा। समझे? हो जाएगा ये रिसीव नोटिस वाला। देखो श्रेय सामने देखिए प्लीज एक बार। हाँ उसका आगे का बस यही है, देखो सामने देखो श्रेयशी। देखिए पहले ऑडिटर को फ्रॉड मिला, ऑडिटर 2 दिन में किसको बताएगा? बीओडी को। और ये चाहेगा कि 45 दिन के अंदर अंदर वो रिप्लाई दे दें। रिप्लाई आ गया, रिप्लाई नहीं आया। आ गया तो जिस दिन आया उसके 15 दिन के अंदर अंदर 4 भर के उसको सीजी को देना है, ADT 4 भर के। और नहीं आया तो जिस दिन 45 दिन एक्सपायर हुए ना उसके 15 दिन के अंदर अंदर ADT 4 हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। बस समझे सुरेशी? अब कहां पर देना है हमें? ये सेक्रेटरी ऑफ MCA। और लेटर हेड किसका होना चाहिए? ऑडिटर का होना चाहिए। और फॉर्म नंबर कौन सा? ADT 4। अगर नहीं दिया तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी? 5 लाख रुपए। और अदर कंपनी के ऊपर कितनी? 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपीज। ओके जी। हम्म। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बताना ही है। हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करें कि हम उससे बात कर ले कि क्यों फ्रॉड हुआ था, क्या हुआ था, किस लिए वो फ्रॉड है। हम्म। प्रोम अलग है बस। वहां से रिप्लाई आने के 15 दिन, वहां पे 45 दिन एक्सपायर होने के 15 दिन। बस। क्या? नहीं, 45 दिन में अगर रिप्लाई आ गया तो जिस दिन रिप्लाई आए हैं वहां के 15 दिन। नहीं समझ आया? जिस दिन रिप्लाई आ गया 45 दिन के अंदर, लेस 20वें दिन रिप्लाई आ गया। हाँ। हो गया, आगे चलो। पेनल्टी समझ में आ गई? सर समझने का क्या है इसमें? उसके बाद 5, 6, 7 बात करता है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिट करवाने की पावर किसके पास दी गई है? CAG के पास। अपॉइंट कौन करता है? CAG। मैनर कौन डायरेक्ट करता है? CAG। और जो ऑडिटर CAG ने अपॉइंट किया है वो एक रिपोर्ट बना के CAG को सबमिट करेगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी? जो डायरेक्शन CAG ने इशू करी थी, जो एक्शन लिया उन लोगों ने, और अकाउंट्स और FS के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है उन डायरेक्शन का, वो मुझे सारे उस रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। कमेंट बाय CAG सप्लीमेंट्री ऑडिट। अगर ऑडिटर, सामने ध्यान दो, आपने ऊपर सुना कि ऑडिट रिपोर्ट बना के ऑडिटर किसको सबमिट करेगा सबसे पहले? CAG को। उसके 60 दिन के अंदर अंदर CAG सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई एडिशनल वेरिफिकेशन या एग्जामिनेशन करवा सकता है, और उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कमेंट भी इशू कर सकता है। और जो CAG ने कमेंट इशू करे हैं वो कंपनी को हर एक पर्सन को इशू करने पड़ेंगे और AGM में भी रखने पड़ेंगे। ओके। और CAG डिटेल्ड ऑडिट भी करवा सकता है। ओके। ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस में क्या 2-3 चीजें ध्यान में दो एक बार।
पहले तो ब्रांच ऑफिस की ऑडिट कौन कर सकता है? सेल्फ भी कर सकता है या फिर कोई और ऑडिटर भी कर सकता है, पर वो पर्सन भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अगला केस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसमें से। अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, क्या बोला मैंने, अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो ये तो कंपनी ऑडिटर ऑडिट करे उसका, या कोई और क्वालिफाइड पर्सन ऑडिट करे, या उस कंट्री के हिसाब से, क्या बोला मैंने, उस कंट्री के हिसाब से जो भी ऑडिटर बनेगा वो भी ऑडिट कर सकता है। सो अगर मान लो हमारी जो फॉरेन कंपनी है वो आउटसाइड इंडिया है, क्या बोला मैंने, आउटसाइड इंडिया है, तो कौन कौन ऑडिट कर सकता है? या तो इंडिया का सीए, या कोई और क्वालिफाइड पर्सन, या कोई और पर्सन जो उस कंट्री के हिसाब से क्वालिफाइड हो ऑडिटर बनने के लिए, वो भी ऑडिट कर सकता है। आगे चले। ब्रांच ऑडिटर इज लेबल टू सेंड इट्स रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर कंपनी की रिपोर्ट सेंड करेगा। एंड फर्दर फ्रॉड रिपोर्टिंग प्रोविजंस एंड अदर प्रोविजंस आल्सो अप्लाई टू ब्रांच ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। और फ्रॉड रिपोर्टिंग वाले जो 143 12 वाले प्रोविजंस थे वो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी, कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर भी, और कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी। क्या लो का कौन सा चैप्टर था? ठीक है, अभी देता हूँ 5 मिनट में। आगे चले, क्या क्या समझ में आया आपको अभी? जस्ट 2 मिनट पहले क्या बोला मैंने श्रेषी, बताइए। कौन से सेक्शंस? कौन सा सेक्शन था वो? 1 2 कौन सा सेक्शन था? फ्रॉड रिपोर्टिंग का। मतलब क्या फ्रॉड को रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सीए की बनती है, या सीएस कॉस्ट मैनेजमेंट सबकी बनती है? सबकी बनती है, बस ये बात है, इसमें और कुछ भी नहीं है श्रेषी। ध्यान कहाँ था? नहीं, यहाँ तो नहीं था, बताते फिर यहाँ होता तो। आगे सेक्शन नंबर 144, ऑडिटर नॉट टू रेंडर एनी सर्टेन सर्विसेज, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, बोलिए, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। फर्स्ट कौन सी? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। सेकेंड कौन सी? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। थर्ड कौन सी? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। फोर्थ इंटरनल ऑडिट। फाइव एक्चुरियल सर्विसेज। सिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। सेवन रेंडरिंग ऑफ financial services. 8 design and implementation of FIS. And 9 any other kind of services. Repeat करना एक बार। First is accounting and bookkeeping. Second investment banking services. Next इसका इसी जैसा ही investment advisory services. Fourth internal audit. 5 design and implementation of FIS outsourcing activities. और एक management consultancy services and any other services and actuarial services. समझ आया? एक बार और रिपीट कर लो फिर इसी बात पे। बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैंकिंग सर्विसेज। फोर्थ इंटरनल ऑडिट। फाइव मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्चुरियल, आउटसोर्सिंग, एनी अदर। एक रह गया डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 145 सेक्शन, ऑडिटर टू साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑडिट रिपोर्ट को वो क्या करे, साइन करे। द ऑडिटर नीड टू साइन, स्टडीमेट के साथ साथ चल रहे हो ना, auditor need to sign the FS and mention any qualification adverse remark on the FS. It shall be read out in the general meeting and open for inspection by any member. जो भी ऑडिट रिपोर्ट दी है वो एजीएम में रखी जाएगी और साइन करी जाएगी, और ऑडिटर को बोलने का मौका भी दिया जाएगा उन मैटर्स पे जो ऑडिट रिपोर्ट में कवर्ड हो चुके हैं। अब ऑडिटर का हक है क्या जनरल मीटिंग को अटेंड करना? सेक्शन 146, यस, सर्विंग नोटिस टू जनरल मीटिंग टू द ऑडिटर, अटेंड द मीटिंग ईदर थ्रू हिमसेल्फ और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, राइट टू बी हर्ड ऑन द बिजनेस कंसर्निंग हिम एज ऑडिटर। मतलब जो इस मैटर पे उसके सेल्फ इंटरेस्ट है, सिर्फ उन मैटर पे वो राइट टू हर्ड है, वो बोल सकता है। समझे? मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूं, आप लोग पढ़िएगा एक बार इसको।
मीटिंग एंड कर दिया करो। क्यों? क्लास ही नहीं हुई आज? टेस्ट मैच करवाया था मैंने। उसके बाद देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, अभी सेक्शन 146 हमने शुरू किया। 146 में यही था कि ऑडिटर को नोटिस भेजना जरूरी है, और ऑडिटर खुद भी अपने एआर के थ्रू भी वो अटेंड कर सकता है। सुनवाई का मौका, हाँ, राइट टू बी हर्ड है। जैसे मान लो एफएस के ऑडिट करी है उसने, एफएस के मैटर को उसको बोलना है तो वो बोल सकता है, अदर मैटर्स को उसको राइट टू हर्ड नहीं है। सॉरी, वो बहुत अलग चीज है, वो तो रिमूवल का है। ये तो नॉर्मल केस है कि उसकी जो मतलब मीटिंग का नोटिस आया तो मीटिंग में बैठ के वो बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, अपने मैटर के लिए बोल सकता है बस वो। सेक्शन नंबर 147, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इजी भी काफी है, सुनने ध्यान से और याद भी रखना आपको। सेक्शन 147, अगर कंपनी ने 139 टू 146 में कॉन्ट्रावेंशन किया है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी, 25,000 से लेके 5 लाख। स्टेटमेंट में सही है, अभी भी इतनी है, कहीं चेंज है तो मुझे बता देना। ऑफिसर हो तो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। अगर ऑडिटर ने कोई डिफॉल्ट किया है, अगर ऑडिटर ने सामने देखो 139 में, 144 में या फिर 145 में कोई डिफॉल्ट किया है, तो मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, और 4 टाइम विच एवर इज लोअर, ज्यादा से ज्यादा इतनी, कम से कम इतनी। और अगर जानबूझ के किया है 139 में, 144 में, 145 में, वो इंटरनल ऑडिट वाली सर्विसेज भी दे दी उसने साथ में, तो कितनी पेनल्टी जानबूझ के दिया है, तो मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, और 8 टाइम ऑफ रेमुनरेशन विच एवर इज लोअर, एंड साथ में 1 ईयर तक की जेल। सॉरी, अच्छा ठीक है, ओके, मिनिमम 50,000। ओके, और बाकी ठीक है। ये आप चार्ट वाली बता रहे हो, और ऊपर जो सेंटेंसेस है उसमें क्या है? उतनी है? चलो बताना एक बार, 50,000 और लोअर ऑफ कितना, 25 लाख, और 8 टाइम्स ऑफ विच एवर इज लेस, और पेनल्टी कितनी, और सॉरी इम्प्रिजमेंट कितनी, अप टू 1 ईयर्स। और जितना पैसा उसने लिया था कंपनी से वो सारा पैसा उसको रिफंड करना पड़ेगा। ओके, और कॉन्ट्रावेंशन बाय द ऑडिट फर्म, और पूरी फर्म ने, मतलब पूरी फर्म ने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी लायबिलिटी हो जाएगी इक्वली। ओके, दोबारा बताऊं? सॉरी, डिफरेंस क्या था उसमें, यहां पर विलफुली, जानबूझकर किया उन लोगों ने, बस ये फर्क, और कुछ फर्क नहीं है, और ये प्रूव हुआ कि जानबूझ के फ्रॉड करने, ठगने की कोशिश करी उन लोगों ने। उसके बाद सेक्शन 148, दैट इज कॉस्ट ऑडिट, मोर ओवर प्रोविजंस हट गए आप लोगों के। ओके, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं किस तरह से करना है ये। चलो कर लेते हैं, सुनना एक बार ध्यान से। देखो, बात ऐसी है, कॉस्ट रिकॉर्ड की, 48 सेक्शन क्या बोलते हैं, 148, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट। जितना कंटेंट आपकी बुक में सिर्फ उतना कराऊंगा मैं आपको, ये पुराने सिलेबस का था जिसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ था तो वो भट चुका है सारा अभी। अगर किसी भी कंपनी की टर्नओवर प्रीवियस ईयर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्लस वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो उसको CRA1 फॉर्म में अपना क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड। सब बोलो साथ में, क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड इन फॉर्म नंबर
CRA1 में बनाना पड़ेगा। ओके, और कोस्ट ऑडिट भी एंड एप्लीकेबल करवानी पड़ेगी। कोस्ट ऑडिट के बुक में शायद कोई प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं अभी, नहीं दिए हुए ना। कोस्ट ऑडिट के कब करवानी पड़ेगी, दिखाओ एक बार। लेट मी, हाँ वही, मतलब बहुत ही कंसाइज सा दिया हुआ है, ठीक है। हो गया, ये लो। अब देखो, सुनना बड़े ध्यान से। कुछ चीजें मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं ताकि आपके थोड़ा सा और काम आए। मैंने आपको क्या बोला, पहले बनते हैं हमारे कोस्ट रिकॉर्ड, फिर हम उन कोस्ट रिकॉर्ड को क्या करवाते हैं, ऑडिट। बट रिकॉर्ड बनाने कब पड़ते हैं, जब टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ऑडिट कब करवानी पड़ेगी, दो सेक्टर आते हैं, रेगुलेटेड हैं या फिर नॉन रेगुलेटेड हैं। क्या बोला मैंने, रेगुलेटेड या फिर नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड सेक्टर हैं तो अगर रेगुलेटेड सेक्टर हैं तो अगर ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो गई एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट से टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो उन कॉस्ट रिकॉर्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। प्रिंटर पे रखे दो टेस्ट, समझ में आ गया। अगर रेगुलेटेड सेक्टर है तो पिछले साल अगर टर्नओवर इंडिविजुअल से 25 करोड़ से ज्यादा, ओवरऑल 50 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब ऑफसेट हो चुका है प्रोविजन, है नहीं आपकी बुक में ये भी, ठीक है, ना करना आपकी मर्जी है। और नॉन रेगुलेटेड है तो इंडिविजुअल से 35 करोड़ या उससे ज्यादा और ओवरऑल 100 करोड़ है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। समझे, करना हो कर लेना, छोड़ना हो छोड़ देना, आपकी मर्जी है, इसमें है नहीं अभी ये। Who can be the cost auditor? Only the cost management accountant. Eligibility qualification क्या रहेगा? Same as company auditor. Who shall fix the point? सुनिए, who shall appoint the cost auditor and who shall fix the remuneration? Board of director या फिर audit committee. Manner of appointment क्या रहेगा? कब तक हमें अपॉइंट करना है कोस्ट ऑडिटर, 180 दिन के अंदर अंदर। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, क्या यहीं बैठ जाओ पीछे। टाइम लिमिट क्या रहेगी, विद इन 1 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ उसके 180 दिन के अंदर अंदर हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। और वही रिटर्न कंसेंट भी लेनी है और सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको याद है हमने 81 फाइल किया था आरओसी को, कितने दिन में, वेरी गुड, 15 दिन में। वैसे अगर कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो CRA2 फाइल करना पड़ता है हमें। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितने दिन में, बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर या फिर 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। मतलब कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की ड्यू डेट क्या है, 30/9। 30/9 से पहले अपॉइंट हो गया तो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर हमें फाइल करना पड़ेगा या फिर इसके 30 दिन के अंदर अंदर में फाइल करना पड़ेगा। ठीक है श्रेषी, है नहीं ना बुक में ये, नहीं पुराने वाला था, करना करे छोड़ना छोड़ देना। टेन्योर है बुक में, हाँ वो यही है, बता दिया था वो तो मैंने। टेन्योर, टेन्योर को बताया तो मैं, कब तक रहेगा कोस्ट ऑडिटर, 180 दिन के अंदर अंदर। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके 180 दिन के अंदर अंदर उसको छोड़ना पड़ेगा और नया ऑडिटर आ जाएगा। मत करना ये, रिमूवल कर सकते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके और उसको बोलने का मौका दे कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट, ये प्रभुति आखिरी है, सुन लो ध्यान से, ये है सिलेबस में। ऑडिट रिपोर्ट, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पक्का, ठीक है। कौन से फॉर्म में देगा, बोलो यार, CRA3 में देगा। कितने दिन के अंदर अंदर देगा, कहां से 180 डेज, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और रिपोर्ट देके वो चला जाएगा और नया आ जाएगा। किसको देगा, BOD को। और BOD किसको फाइल करेंगे वो, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से फॉर्म में, CRA4 में। अगर नहीं किया तो पेनल्टी कितनी, आप 147 की, बस। और NFRA में क्या था, NFRA क्या करता है, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है हमारे, वो इंश्योर करता है। और कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी के ऑडिटर को मैंडेटरी है कि उसको 30 नवंबर से पहले NFRA 2 में एक रिपोर्ट देनी
पड़ेगी कि वो क्वालिफाइड थे, उन्होंने क्वालिटी मेंटेन करी है, उन्होंने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो किए हैं, ये सब। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 10। आखिर का टॉपिक थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हुआ, 148 सेक्शन जो अपना है, तो वो मैं रिवाइज करवाता हूँ। 148 क्या बोलता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है प्लस पिछले साल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा, तो इस साल उसको क्या बनाना है, कॉस्ट रिकॉर्ड। बस इतना आपके सिलेबस में और कुछ भी नहीं है। कॉस्ट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पहले बीओडी को देनी है 180 दिन के अंदर अंदर, फिर जो हमारे बीओडी हैं वो मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। बस इतना आपको याद करो, कुछ भी नहीं याद करना आपको इसमें। तो ये तो अपने चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, बहुत है इतना, कुछ नहीं करना होगा। कोई डाउट नहीं? टेस्ट ऑडिट वाला कवर हुआ था इसमें, मतलब डिटेल्ड ऑडिट हमें दोबारा करवानी है पूरी। एक तो थे सप्लीमेंट्री ऑडिट, किसी एडिशनल मैटर पे हमें करवाना हो, एक होता टेस्ट ऑडिट की हम दोबारा से करवानी सारी ऑडिट। हाँ पूरे ऑडिट हाँ किसी और से।